नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ मौजूद हूं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ है हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। अमित जी सर, दिल्ली वालों का इंतजार खत्म हो गया है, नई सरकार बन गई है और सरकार ने तुरंत ही बहुत ही युद्ध मोर्चे पे काम भी शुरू कर दिया है। कई योजनाएं भी उसने लागू करना शुरू कर दी हैं। सर आपको क्या लग रहा है कि नई सरकार कैसा काम करेगी, किस तरह से गठन हुआ, किस तरह की अपेक्षाएं थी सरकार से और अब किस तरह से सरकार काम कर पाएगी, क्या क्या नई चुनौतियां सरकार के सामने होंगी? जी, सरकार जैसे आपने सही कहा, आज दोपहर में शपथ ग्रहण हो गया। काफी लंबे वेट के बाद, मेरे ख्याल से 8 तारीख को चुनाव का नतीजा आ गया था। 12 दिन के वेट के बाद सरकार का गठन हो गया आज, और शाम को उसकी पहली कैबिनेट मीटिंग भी हो गई। और बीजेपी के मैनिफेस्टो के जो मुख्य मुद्दे थे उनको इस कैबिनेट मीटिंग में पारित भी कर दिया गया है। लेकिन इन मुद्दों को पारित कर देने का अर्थ ये नहीं है कि कल से ये मुद्दे लागू होंगे। उनकी इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रोसेस होता है। और जो बीजेपी सरकार के सामने जो सबसे बड़ा जो पहला चैलेंज दिल्ली में है, वो है दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी की कॉन्फिडेंस को रेस्टोर करना। क्योंकि देखिए, सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं, सरकार जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, वो चीज़ों को विजुअलाइज करती है और विजन को वो एक प्रोग्राम का रूप देती है, जिसको वो पारित करती है कैबिनेट में, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है ब्यूरोक्रेसी और तमाम अलग डिपार्टमेंट्स जो सरकार के हैं, जो अभियंता है, जो डॉक्टर है, जो शिक्षक है, जो सरकार का जो पूरा ढांचा है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है, जिसकी लीडरशिप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होती है। तो पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत चीजें तहस नहस की दिल्ली में, और उसमें एक सबसे बड़ा तो उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी का ढांचा जो था दिल्ली में, उसको बिल्कुल ही तहस नहस करके उन्होंने छोड़ा। और उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो था अमित जी, वो ये था कि जब पहली बार शायद हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि विधायकों की मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी को बुला करके पीटा गया, जो दिल्ली में हुआ, हम सब आप इस बात के साक्षी हैं, जानते हैं। और ऐसा तब हुआ जबकि अरविंद केजरीवाल खुद नौकरशाही से आते हैं, खुद एक नौकरशाह रहे थे। उनसे एक्सपेक्टेड थी कि ब्यूरोक्रेसी से वो हाथ से हाथ मिला करके चले के काम करेंगे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने काम किया। क्योंकि जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो इंटेंशंस थी वो कभी भी सरकार चलाने की नहीं थी। उनके इंटेंशंस तो बीजेपी, तो दिल्ली को एक लॉन्चिंग पैड के रूप में यूज करके अपनी पार्टी का विस्तार कराने की थी, जो उन्होंने बखूबी किया। और इस प्रोसेस पे दिल्ली का जो प्रशासन है वो बुरी तरह से ढह गया। और जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी बुरी तरह से ढह गई। जितने अच्छे ब्यूरोक्रेट दिल्ली में थे, सब यहाँ से पलायन कर गए। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली यूनियन टेरिटरी कैडर का पार्ट है, अरुणाचल, मिजोरम, गोवा। तो पहले जब ब्यूरोक्रेट्स की कंपलसरी पोस्टिंग यहाँ होती थी, वो रेजिस्ट करते थे। लेकिन आज के तारीख में पोस्टिंग मांग मांग करके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर भी अब यूटी है, कश्मीर जाने शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे काम ना करना पड़े, यहाँ पे जो जिस तरह का युद्ध चल रहा था उसमें काम ना करना पड़े। और इसका खामियाजा दिल्ली के नागरिकों ने झेला है, फेस किया है। और आज के तारीख में दिल्ली की सरकार की जो रेखा गुप्ता की जो सरकार है और उनके जो तमाम मंत्री हैं, उनके जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है कि ब्यूरोक्रेसी के कॉन्फिडेंस को वापस लाएं। नए नए चीफ सेक्रेटरी हैं, 2-3 महीने पहले ज्वाइन किया है, धर्मेंद्र। उनके आसपास एक अच्छी टीम का गठन हो। जब तक एक अच्छे सचिवों की टीम की गठन नहीं होती है। शीला जी की सरकार की जो खास बात ये थी, जो लोग सबको शीला जी का नाम अभी याद कर रहे हैं, उनके टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के पीछे जो ब्यूरोक्रेट्स की टीम थी उसका बहुत बड़ा रोल था। तो उस रोल को प्ले करने के लिए रेखा गुप्ता की टीम को भी एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की टीम की जरूरत होगी, जिनको कि उनको दिल्ली में उस टीम को बनानी पड़ेगी। अच्छी ब्यूरोक्रेट्स, स्वच्छ ब्यूरोक्रेट्स, जो करप्ट ना हो, एफिशिएंट हो, काम करके दे, तभी यमुना दिल्ली में 3 वर्षों में साफ हो पाएगी। जी सर, जो नई टीम बीजेपी ने दिल्ली में दी है, खासकर नया मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता को बनाया है,
आपको क्या लगता है कि सर किन समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है दिल्ली में, और आगामी राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, दिल्ली में इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि एक्चुअली जब भी पॉलिटिक्स होती है तो कुछ कुछ उसके अंदर बैलेंसिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मैं कहता हूं जो अंडरलाइंग फैक्टर जो इस टीम के सिलेक्शन में था वो था कि बीजेपी अपने कैडर्स को उसने मौका दिया है। जितने भी लोग आए हैं इस कैबिनेट में आए हैं सब संघ परिवार से और कैडर से जुड़े हुए लोग हैं, एक्सेप्टिंग जी। मनिंदरजीत सिंह सिरसा जो कि अकाली दल से बीजेपी में आए और चूंकि एक सिख लीडर की एक सिख कोटे की कभी किसी को बनना था, दिल्ली में सिखों की अच्छी तादाद है तो उससे उनको बनाया गया। लेकिन खास बात यह है कि मनिंदरजीत सिंह सिरसा को बनाया और अरविंदर सिंह लवली को नहीं बनाया जिनके पास मिनिस्टेरियल एक्सपीरियंस है। गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी मिनिस्टीरियल एक्सपीरियंस वाले लोग इस समय एमएलए हैं बीजेपी में वो सब किसी ना किसी पार्टी से आए हुए हैं, या तो कांग्रेस से आए हुए हैं अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, या फिर आम आदमी पार्टी से आए हुए हैं कैलाश गहलोत। तो इन्होंने उन लोगों को मौका ना दे करके जो पार्टी के जो कार्डर्स हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने पार्टी के साथ एक लंबी इनिंग्स खेली है उनको इन्होंने मौका दिया है। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास सरकार चलाने का ये देखिए बीजेपी पिछले 2-3 साल को छोड़ करके लगातार 2007 से एमसीडी में सत्ता में है। तो ऐसा नहीं है कि जी। सरकार चलाने का इन लोगों को अनुभव नहीं है, इनके पास वो एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है। और ऐसा मुझे मानना है कि जब एक तरह से जब एक मेंटरिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो उस मेंटरिंग के तहत और इनका जो ग्रास रूट्स में काम करने का एक्सपीरियंस है वो दोनों मिलकर के एक सरकारी ढांचा तो अपनी जगह पर ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने एक बात पहले भी कही और अब भी कह रहा हूं, विजन तो आप तैयार कर लोगे, विजन डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लोगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आप ब्यूरोक्रेसी के मार्फत ही कर पाओगे। और इसके लिए आपको ब्यूरोक्रेट्स की एक अच्छी स्ट्रांग और क्लीन टीम चाहिए होगी। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय रेखा गुप्ता के लिए, एक अच्छी ब्यूरोक्रेट्स की टीम को खड़ा करना। जी सर, जैसा कि चुनाव के दौरान आपसे बात होती थी और आप लगातार ये कहते थे कि दिल्ली में जो बीजेपी का अपना जो नेचुरल वोट बैंक है जिसमें वैश्य कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी है, उसका बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। और रेखा गुप्ता जो है वो उसी वैश्य कम्युनिटी से ही आती है, अरविंद केजरीवाल भी इसी कम्युनिटी से थे। तो क्या इसे भी एक बीजेपी का ट्रम्प कार्ड समझा जाए? या देखिए ये बातें तो अब तो चुनाव हो चुके, चुनाव निकल चुके और बीजेपी ने जो ट्रम्प कार्ड और वगैरह खेलने तो वो खेल चुकी। और जी। नेचुरली जो जो हमने जो बार बार बात कही थी कि भाई 35 सीटें हैं, अगर 35 में 25 प्लस सीट जीतेगी तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। जो पंजाबी बनिया सीट है तो वो बीजेपी सीट जीत गई और उनको उन्होंने रिवार्ड भी किया। और क्यों ना करें, जिस कम्युनिटी ने साथ दिया क्यों ना करें। लेकिन इस समय अब सवाल गवर्नेंस का है, जो चैलेंजेस है गवर्नमेंट के सामने। और यहाँ पर मैं जो एक बात लाना चाहूंगा जो कि ऑलरेडी एक तमाशा शुरू कर दिया गया है कि क्या ये सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ जाएगी, क्या वो वेंडेटा की पॉलिटिक्स करेगी। अरे भाई वेंडेटा की पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? जिस अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो कि एक ये इंडिया अलायंस वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन 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 की दुहाई देते रहते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है कि आप हर एक साल सीएजी की रिपोर्ट को असेंबली में टेबल करेंगे। और जी। इन्होंने पिछले 5 साल 6 साल में असेंबली में उन रिपोर्ट्स को टेबल नहीं किया। तो अगर वो हम्म। रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट अगर असेंबली में टेबल होती है और उसमें करप्शन के मामले सामने आते हैं तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली सरकार को बहुत सख्ती के साथ इन मामलों से डील करना चाहिए और पब्लिक को ये बताना चाहिए कि किस तरह से उनके पैसे का दुरुपयोग पिछली सरकार ने किया है। ये भी एक बात देखने वाली होगी कि एलजी जिस तरह से एक्टिव दिखाई पड़ते थे केजरीवाल सरकार के समय, क्या उसी तरह से एक्टिव होंगे, या क्या उनकी भूमिका अब क्या होगी इस डबल इंजन सरकार के समय में? देखिए एलजी के लिए दो रोल, दिल्ली एलजी में दिल्ली के दो रोल हैं। कहीं पर उनको एक्टिव रोल प्ले करना है डीडीए के संदर्भ में, लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में, और कहीं पर उनको पैसिव रोल प्ले करना है गवर्नेंस के संबंध में, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में। अब यहाँ पर सरकार अगर कन्फ्रंट्रेशन के मूड में लगातार रहे और रूल कानून का उल्लंघन करके चले तो फिर वहां पर एलजी को इंटरवीन करना पड़ता है।
कन्फ्रंट्रेशन की राजनीति अरविंद केजरीवाल की राजनीति को सूट करती थी, क्योंकि लगातार, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली का गवर्नेंस या गवर्नेंस के जो फ्रिक्शंस थे उसका रेजोल्यूशंस कभी भी उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। उनकी प्रायोरिटी थी अपने पार्टी का एक्सपेंशन करना, दैट वाज हिज प्रायोरिटी। तो मेरे ख्याल से एलजी से अब ये एक्सपेक्टेड होगा और उनकी कोई जरूरत भी नहीं होगी वो इस तरह का कोई प्रोएक्टिव रोल प्ले करे। लेकिन कुछ चीजें, जहां यमुना सफाई की बात है वहां डीडीए का बहुत जबरदस्त रोल है, तो वहां एलजी वहां एक्टिव दिखेंगे आप। जहां पर डीडीए का रोल है वहां तो एलजी इज चेयरमैन ऑफ डीडीए, तो वहां तो एलजी आपको दिखेंगे। तो इस तरह के कई और वर्क्स हैं दिल्ली के अंदर जहां पर जो, और डीडीए तो बहुत बड़ी संस्था है ना, डीडीए का तो बहुत रोल है दिल्ली के अंदर, तो जहां पर डीडीए का रोल होगा वहां एलजी आपको दिखेंगे। तो अगर वहां एलजी दिखेंगे तो वो कोई मतलब कि उससे कोई सरकार कंसंट्रेशन होगी या कुछ ऐसा होगा, ऐसी बात है नहीं। एलजी पहले भी यहाँ एलजी और सीएम रहे, दो अलग अलग पार्टियों को रहे, दोनों ने साथ मिलकर के काम किया, काम हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई अब मुद्दा है नहीं, और मेरे ख्याल से आज की तारीख में अगर एलजी और सीएम साथ चल करके नहीं चलेंगे तो सेंट्रल लीडरशिप बैठी हुई है जो दोनों में से एक का टिकट काट सकती है। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह का टकराव हमें पिछले दिनों देखने को मिला था, उस तरह का टकराव अब नहीं देखने को मिलेगा और नई सरकार जो सकारात्मक रूप से काम कर पाएगी, करेगी, यही उम्मीद है दिल्ली वालों की, दिल्ली की जनता की। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप जुड़े हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार।